खान बहादुर मोहम्मद असलम खान के घर में खुशियां खेलती थीं और सही मानों में खेलती थीं। उनकी 2 लड़कियां थीं और 1 लड़का। अगर बड़ी लड़की की उम्र 13 बरस की होगी तो छोटी की यही 11 साढ़े 11, और जो लड़का था वो कद काठी में उन दोनों से बड़ा लगता था, गरचे वो दोनों से छोटा था। तीनों की उम्र जैसा कि जाहिर है उस दौर से गुजर रही थी जबकि हर आसपास की चीजें खिलौना मालूम होती थी। हादसे से भी यूं आते जैसे रबर के उड़ते हुए गुब्बारे, उनसे भी खेलने को जी चाहता। खान बहादुर का घर खुशियों का घर था। उसमें सबसे बड़ी 3 खुशियां यानी कि उनकी तीनों औलादें थीं, फरीदा, सईदा और नजीब। ये तीनों स्कूल जाते, खेल के मैदान में साथ जाते, हंसी खुशी जाते थे, हंसी खुशी वापस आते थे और इम्तिहान यूं पास करते थे जैसे खेल में कोई एक दूसरे से बाजी ले गया हो। कभी फरीदा फर्स्ट आती तो कभी नजीब तो कभी सईदा। खान बहादुर बच्चों से मुतमईन रिटायर्ड जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने फार्मिंग डिपार्टमेंट में 32 साल की नौकरी की थी। मामूली ओहदे से आगे बढ़ते हुए तरक्की की ऊंची मकाम को उन्होंने छुआ। इस दौरान में उन्होंने बड़ी मेहनत की, दिन रात दफ्तरी काम किए थे। अब वो सुस्ता रहे थे, अपने कमरे में किताबें लेकर पढ़े रहते और उनके मुताले में मसरूफ रहते। फरीदा, सईदा और नजीब कभी कभी माँ का कोई पैगाम लेकर आते तो वो उसका जवाब भिजवा देते थे। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपना बिस्तर भी वही अपने कमरे में लगा लिया था। दिन की तरह उनकी रात भी वही गुजरती थी, दुनिया के झगड़े टंटों से बिल्कुल अलग। कभी कभी उनकी बीवी जो अधेड़ उम्र की औरत थी उनके पास आ जाया करती और चाहती कि वो उससे 2 घड़ी बातें करे, मगर वो जल्द ही उसे किसी बहाने से हटा देते। ये बहाना आमतौर पर फरीदा और सईदा के जहेज के मुताल्लिक होता था। अरे जाओ, ये उम्र चोंचले बघाड़ने की नहीं, घर में 2 जवान बेटियां हैं, उनके दान दहेज की फिक्र करो। सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, बस 10, 20, 30 तोले खरीद कर क्यों नहीं रख लेती? वक्त आएगा तो फिर चीखती चिल्लाती रहोगी, हाय अल्लाह, खाली जेवरों पर इतना रुपया उठता जा रहा है। या फिर वो कभी उससे ये कहते, जुबैदा खानम मेरी जान, हम बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें अब मेरी फिक्र और मुझे तुम्हारी फिक्र एक बच्चे की तरह करनी चाहिए। मेरी सारी पगड़ियाँ लीर हो चुकी हैं, मगर तुम्हें इतना भी तौफीक नहीं होता कि मलमल के 2 थान ही मंगवा लो। 2 नहीं 4, तुम्हारे और बच्चों के दुपट्टे भी बन जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो। और हाँ, वो मेरी मिसवाकें भी खत्म हो गई। जुबैदा बोलती है। खान बहादुर के पलंग पर बैठ जाती और बड़े प्यार से कहती, सारी दुनिया ब्रश इस्तेमाल करती है और आप अभी तक पुरानी लकीर के फकीर बने हुए हैं। खान बहादुर के लहजे में नरमी आ जाती है। नहीं जुबैदा मेरी जान, ये ब्रश और टूथपेस्ट सब वाहियात चीजें हैं। जुबैदा के अधेड़ चेहरे पर लकीरों की कौड़ियाँ और मौलियाँ से बिखर जाती हैं, मगर सिर्फ एक लहजे के लिए। खान बहादुर उसकी तरफ देखते और बाहर सहन में बच्चों की खेल कूद का शोरगुल सुनते हुए कहते, जुबैदा तो कल मलमल के थान आ जाएं और लट्ठे के भी। लेकिन फौरन ही मालूम नहीं क्यों उनके बदन पर झुझुरी सी दौड़ जाती है और वो जुबैदा को मना कर देते हैं, नहीं, लट्ठा मंगवाने की अभी जरूरत नहीं है। बाहर सहन में बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते हैं। सेह पहर को शांदा अमूमन उनके साथ होती। ये गोया के नई आई थी, लेकिन उनमें फौरन ही खुल मिल गई थी। सईदा और फरीदा तो इसके इंतजार में रहती ही थी कि वो कब आएगी और हम सब मिलकर लूडो खेलेंगे। शांदा के माँ बाप ईसाई थे, मगर जब से शांदा खान बहादुर के घर में दाखिल हुई, फरीदा की माँ ने उसका असली नाम बदलकर शांदा रख दिया, इसलिए कि वो बड़ी हंसमुख लड़की थी और उसकी बच्चियां उससे प्यार करने लगी थी। शांदा सुबह सवेरे आती तो फरीदा, सईदा और नजीब स्कूल जाने की तैयारियों में मसरूफ होते, तो वो उससे बातें करना चाहते, मगर माँ उनसे कहती, बच्चे जल्दी करो, स्कूल का वक्त हो रहा है। और बच्चे जल्दी तैयारी से फारिग होकर शांदा को सलाम करते हुए स्कूल चले जाते। सहपहर के करीब शांदा जल्दी मोहल्ले के दूसरे कामों से फारिग होकर आ जाती है और फरीदा, सईदा और नजीब खेल में मशगूल हो जाते हैं और इतना शोर मचाते हैं
कि बाज़ औक़ात खान बहादुर को अपने कमरे से नौकर के ज़रिए से ये पैगाम भिजवाना पड़ता है कि शोर ज़रा कम किया जाए। ये हुक्म सुनकर शांदा सहम कर अलग हो जाती है, मगर सईदा और फरीदा उससे कहती है, कोई बात नहीं शांदा, हम इससे भी ज़्यादा शोर मचाएं तो वो कुछ नहीं कहेंगे। एक से ज़्यादा बार वो कोई बात नहीं कहा करते और खेल फिर शुरू हो जाता है। कभी लूडो तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लूडो शांदा को बहुत पसंद थी, इसलिए कि ये खेल उसके लिए नया था। चुनांचे जब से नजीब लूडो लाया था, शांदा उसे खेल पर मुसिर होती, मगर फरीदा, सईदा और नजीब तीनों को ये पसंद नहीं था, इसलिए कि उसमें कोई हंगामा बर्पा नहीं होता। बस वो जो चट्टू सा होता है उसे पासा हिलाते और फेंकते रहो और अपनी गोटी आगे पीछे करते रहो। शांदा खुली खुली रंग की दरमियानी कद की लड़की थी। उसकी उम्र फरीदा जितनी होगी, मगर उसमें जवानी ज्यादा नुमाया थी, जैसे खुद जवानी ने अपनी शोखियों पर लाल पेंसिल के निशान लगा दिए हैं, महज शरारत के लिए। वरना फरीदा और सईदा में वो तमाम रंग, वो तमाम लकीरें, वो तमाम कौसें मौजूद थी जो उस उम्र की लड़कियों में होती हैं। लेकिन फरीदा, सईदा और शांदा जब पास खड़ी होती तो शांदा की जवानी ज़ेरे लब कुछ गुनगुनाती मालूम होती थी। खुली खुली रंगत, परेशान बाल और धड़कता हुआ दुपट्टा जो कसकर उसने अपने सीने और कमर के इर्द गिर्द बांधा हुआ, ऐसी नाक जिसके नथुने गोया हवा में अनजानी खुशबुओं में ढूंढने के लिए कांप रहे हों, कान ऐसे जो जरा सी आहट पर चौंक कर सुनने के लिए तैयार हो जाए। चेहरे के कद वो ख्याल में कोई खूबी नहीं थी। अगर कोई ऐब गिनाने लगा तो बड़ी आसानी से गिन सकता था। सिर्फ उसकी सूरत में अगर उसका चेहरा उसके जिस्म से अलग करके रख दिया जाए, मगर ऐसा किया जाना नामुमकिन था, इसलिए कि उसके चेहरे और उसके बकाया जिस्म का चोली दामन का साथ था। जिस तरह चोली इलाहिदा करने पर जिस्म के आसार उसमें बाकी रह जाते हैं, उसी तरह उसके चेहरे पर भी रह जाते हैं। उसको फिर उसकी सालमियत ही में देखना पड़ता है। शांदा बेहद फुर्तीली थी। सुबह आती और यूं मिनटी मिनटी में अपना काम खत्म करके वो चली जाती। सह पर हो जाता, घंटा डेढ़ घंटा खेल कूद में मसरूफ रहती। जब खान बहादुर की बीवी आखिरी बार चिल्ला कर कहती है, शांदा अब खुदा के लिए काम तो करो, तो वो वही खेल बंद करके अपने कामों में मशगूल हो जाती। टोकरा उठाती और दो दो जीने एक एक जस्त में तय करते कोठे पर पहुंच जाती। वहां से फारिग होकर धड़ 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 नीचे उतरती और सहन में झाड़ू शुरू कर देती। उसके हाथ में फुर्ती और सफाई दोनों चीजें थी। खान बहादुर और उसकी बीवी जुबैदा को सफाई का बहुत ख्याल था, लेकिन मजाल है जो शांदा ने कभी उनकी शिकायत का मौका दिया हो। यही वजह है कि वो उसके खेल कूद पर ज्यादा तरजीह नहीं देती थी। यूं भी वो उसको प्यार की नजरों से देखते थे। रोशन ख्याल थे, इसलिए छूत छात उनके नजदीक बिल्कुल फिजूल थी। शुरू में तो खान बहादुर की बीवी ने इतने इजाजत दी थी कि मिट्टी अगर कोई शांदा को छुए तो लकड़ी इस्तेमाल करे, और अगर वो छुए तो लकड़ी का कोई टुकड़ा इस्तेमाल करे। लेकिन कुछ देर के बाद ये शर्त हटा दी गई और शांदा से कहा गया कि वो आते ही साबुन से अपना हाथ मुंह धो लिया करे। जब शांदा की माँ कमाने के लिए आती थी तो खान बहादुर अपने कमरे की किसी चीज से उसको छूने नहीं देते थे, मगर शांदा को इजाजत थी कि वो सफाई के वक्त चीजों को झाड़ पोंछ भी कर सकती थी। सुबह सबसे पहले शांदा खान बहादुर के कमरे की सफाई करती। वो अखबार पढ़ने में मशगूल होते। शांदा हाथ में ब्रश लिए आती तो उनसे कहती, खान बहादुर साहब जरा बरामदे में चले जाइए। खान बहादुर अखबार से नजर हटाकर उसकी तरफ देखते। शांदा फौरन उनके पलंग के नीचे से उनके स्लीपर उठाकर उनको पहना देती और वो बरामदे में चले जाते। जब कमरे की सफाई और झाड़ पोंछ हो जाती तो शांदा दरवाजे की दहलीज के पास से ही कमरे में जरा सा झांकने का खम पैदा करके खान बहादुर को पुकारती, आ जाइए खान बहादुर साहब। खान बहादुर साहब अखबार और स्लीपर खरखराते अंदर आ जाते और शांदा दूसरे कामों में मशगूल हो जाते थे। शांदा को काम पर लगे 2 महीने ही हो गए थे। ये गुजरे तो खान बहादुर की बीवी ने एक दिन यूं महसूस किया कि शांदा में कुछ तब्दीली आ गई है। उसने सरसरी निगाहों से गौर किया तो यह बात जहन में आई कि मोहल्ले के किसी नौजवान से आंख लड़ गई होगी। अब वो ज्यादा बन ठन के रहती है। अगर वो पहले कोरी मलमल थी तो अब ऐसा लगता है
कि उसे कलफ लगा हुआ है, मगर ये कलफ भी कुछ ऐसा था जो मलमल के साथ उंगलियों में चूना नहीं जा सकते। शांदा दिन ब दिन तब्दील हो रही थी। पहले तो उतरन पहनती थी, पर अब उसके बदन पर नए जोड़े नजर आते थे, बड़े अच्छे फैशन के, बड़े उम्दा सिले हुए। एक दिन जब वो सफ़ेद लट्ठे की शलवार और फूलों वाली जॉर्जेट की कमीज पहनकर आई तो फरीदा को बारीक कपड़े के नीचे सफ़ेद सफ़ेद गोल चीज़ें नजर आई। लेकिन शांदा ने दीवार के साथ मुंह लगाकर जोर से अपनी आंखें मीची हुई थी। फरीद ने उसकी कमीज के नीचे सफ़ेद सफ़ेद गोल चीज़ें देखी थी। वो बौखलाई हुई थी। जब शांदा ने पुकारा छुप गए तो फरीद ने सईदा को बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कमरे में ले गई और धड़कते हुए दिल से उसके कान में कहा, सईदा, तुमने देखा उसने क्या पहना हुआ था? सईदा ने पूछा, किसने? फरीदा ने उसके कान में ही कहा, शांदा ने। क्या पहना हुआ था? फरीदा की जवानी सरगोशी सईदा के कानों में गराब से गोता लगा गई। जब उभरती तो सईदा ने अपने सीने पे हाथ रखा और एक भींची भींची हैरत की। मैं उसके लंबे से खुद को घसीटती हुई बाहर निकली। दोनों बहनें कुछ देर खुसर फुसर करती रही। इतने में धमाका सा हुआ और शांदा ने उनको ढूंढ लिया। इस पर सईदा और फरीदा की तरफ से कायदे के मुताबिक चिकम दहार होना चाहिए था, मगर वो चुप रही। शांदा की खुशी की मजीद चीखें उसके हलक में रुक गई। फरीदा और सईदा कमरे के अंधेरे कोने में कुछ सहमी सहमी खड़ी थी। शांदा भी कमरे कदरे खौफजदा हो गई थी। माहौल के मुताबिक उसने अपनी आवाज दबाकर उनसे पूछा, क्या बात है? फरीदा ने सईदा के कान में कुछ कहा, सईदा ने फरीदा के कान में कुछ कहा। दोनों एक दूसरे को कोहनियों से टोकने लगे। आखिर फरीदा ने कांपते हुए लहजे में शांदा से कहा, ये तुमने कमीज के नीचे क्या पहन रखा है? शांदा ने हल्के से हंसी के गोल टुकड़े निकाले। सईदा ने पूछा, कहाँ से ली तूने ये? शांदा ने जवाब दिया, बाजार से। फरीदा ने बड़े इश्तियाक से पूछा, कितने में? 10 रुपए में। दोनों बहन एकदम चिल्लाते चिल्लाते रुक गई। इतनी महंगी? शांदा ने सिर्फ इतना कहा, क्या हम गरीब दिल को अच्छे लगने वाली चीजें नहीं खरीद सकते? इस बात ने फौरन ही सारी बात खत्म कर दी। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद फिर खेल शुरू हो गया। खेल जारी था, मगर कहाँ जारी रख, ये खान बहादुर की बीवी की समझ में नहीं आता था। अब तो शांदा बढ़िया किस्म का तेल बालों में लगाती थी। पहले नंगे पांव होती थी, पर अब उसके पैरों में उसने सैंडल देखे हैं। खेल यकीनन जारी था, मगर खान बहादुर की बीवी की समझ में ये बात नहीं आती थी कि अगर खेल जारी है तो उसकी आवाज़ शांदा के जिस्म से क्यों नहीं आती है। ऐसे खेल बे आवाज़ और बेनिशान तो नहीं हुआ करते। ये कैसा खेल है जो सिर्फ कपड़े का गज बना हुआ है? उसने कुछ देर इस मामले के बारे में सोचा, लेकिन फिर सोचा कि वो कोई बेकार मगजपाशी करे। ऐसी लड़कियां खराब हुआ ही करती हैं, और कितनी दास्तानें हैं जो उनकी खराबियों से वाबस्ता हैं और शहर के गली कूचों में इनकी ही तरह घूमती फिरती हैं। दिन गुजरते रहे, खेल जारी रहा। फरीदा की एक सहेली की शादी थी। उसकी माँ खान बहादुर की बीवी की मुंह बोलती बहन थी, इसलिए उसकी शिरकत लाजमी थी। घर में सिर्फ खान बहादुर थे। सर्दी का मौसम था। रात को खान बहादुर की बीवी को ख्याल आया कि अपनी गर्म शाल मंगवा ले। पहले तो उसने सोचा कि नौकर भेज दे, मगर वो ऐसे संदूक में पड़ी थी जिसमें जेवरात भी थे। इसलिए उसने नजीब को साथ लिया और अपने घर आई। रात के 10 बज चुके थे। उसका ख्याल था कि दरवाजा बंद होगा, चुनांचे उसने दस्तक दी। जब किसी ने न खोला तो नजीब ने दरवाजा को जरा सा धक्का दिया, वो खुल गया। अंदर दाखिल होकर उसने संदूक से शाल निकाली और नजीब से कहा, जाओ देखो तुम्हारे अब्बा क्या कर रहे हैं। उनसे कह देना कि तुम तो अभी थोड़ी देर के बाद लौट जाओगे, लेकिन हम सब कल सुबह जाएंगे। जाओ बेटा। संदूक में चीजें करीने से रखकर वो ताला लगा ही रही थी कि नजीब वापस आया और कहने लगा, अब्बा जी तो अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है? अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ है? खान बहादुर की बीवी ने ताला बंद किया और चाबी अपने बैग में डाली। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपने शौहर के कमरे में गई, जो कि खाली था, मगर बत्ती जल रही थी। बिस्तर पर से चादर गायब थी, फर्श धुला हुआ था। एक अजीब किस्म की बू कमरे में बसी हुई थी। खान बहादुर की बीवी चकरा गई कि ये क्या मामला है। पलंग के नीचे झुक कर देखा, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। लेकिन एक चीज थी,
اس نے रेंग कर उसे पकड़ा और बाहर निकाल कर देखा खान बहादुर की मोटी मिसवाक थी। इतने में आहट हुई। खान बहादुर की बीवी ने मिसवाक छुपा ली। खान बहादुर अंदर दाखिल हुए और उनके साथ ही मिट्टी के तेल की बू। उनका रंग जर्दा था, जैसे सारा लहू निचोड़ चुका हो। कांपती हुई आवाज में खान बहादुर ने अपने बीवी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, शाल लेने आई थी, मैंने सोचा आपको देखते चलूं। जाओ। खान बहादुर की बीवी चली गई। चंद कदम सहन में चली होंगी कि उसे दरवाजा बंद करने की आवाज आई, तो वह बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही, फिर नजीब को लेकर चली गई। दूसरे रोज फरीदा की सहेली के घर खान बहादुर की बीवी को यह खबर मिली कि खान बहादुर गिरफ्तार हो गए हैं। जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि जुर्म बहुत संगीन है। शांदा जब घर पहुंची तो लहूलुहान थी। वहां पहुंचते ही वे बेहोश हो गई। उसके माँ बाप उसे अस्पताल ले गए। पुलिस साथ थी। शांदा को वहां एक लहजे के लिए होश आया और उसने सिर्फ खान बहादुर कहा। इसके बाद वो ऐसी बेहोश हुई कि होश हमेशा के लिए फाख्ता हो गया। जुर्म बहुत संगीन था। तफ्तीश हुई, मुकदमा चला। इस तगासे के पास कोई ऐसी शहादत मौजूद नहीं थी। एक सिर्फ शांदा के लहू में लिथरे हुए कपड़े थे और वो 2 लफ्ज जो उसने मरने से पहले अपने मुंह से अदा किए थे। लेकिन उसके बावजूद इस तगासे को पुख्ता यकीन था कि मुजरिम खान बहादुर हैं, क्योंकि एक गवाह ऐसा था जिसने शांदा को शाम के वक्त खान बहादुर के घर की तरफ जाते हुए देखा था। सफाई के गवाह सिर्फ 2 थे, खान बहादुर की बीवी और एक डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि खान बहादुर इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी औरत से ऐसा रिश्ता कायम कर सकें। शांदा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नाबालिग थी। उसकी बीवी ने उसकी तस्दीक की। खान बहादुर मोहम्मद असलम खान बरी हो गए। मुकदमे में उन्हें बहुत कुफ्त उठानी पड़ी। बरी होकर जब घर आए तो उनकी जिंदगी के मामूल में कोई फर्क ना आया, सिर्फ उन्होंने मिसवाक का इस्तेमाल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए